हे हाय, दिस इज स्वप्निल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं पैरों तले जमीन खिसकना के बारे में। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जब हमें कोई बहुत जोर का झटका और जोर से लगता है तो हमारे मुंह से अक्सर निकलता है कि हाय, हमारे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। तो क्या सच में हमारे पैरों तले जो जमीन है वो खिसक रही है? क्या है इसके पीछे की साइंस? इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थ्योरी जो है डेवलप हुई है, क्या है इसका रोल यूजीसी नेट एग्जाम में। यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के डेवलपमेंट है उससे आते हैं, जिसमें क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, ईयर वाइज क्वेश्चन और अजम्पशन पे भी क्वेश्चन बनते रहे। तो चलिए इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने आइस एज मूवी देखी होगी वो इस फॉक्स को तो ज़रूर पहचानते होंगे, जिसने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करा दिया था। लेकिन ऐसा सच में नहीं है। ये जो थ्योरी है ये दी गई है अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या थी मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ हमारा आज की क्लास का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है इस टॉपिक को लेकर। सबसे पहले हम जानेंगे कि थ्योरी क्या है ब्रीफ में। उसके बाद जानेंगे इन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए थे, अजम्पशंस। उसके बाद जानेंगे यार कुछ एविडेंस वगैरह हैं कि बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, तो एविडेंस क्या है। और उसके बाद हम जानेंगे इसके क्रिटिसिज्म क्या है, क्योंकि कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती है। कुछ भी जो आप थ्योरीज होती हैं वो प्रूवन नहीं होती हैं, इसलिए उसके कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म ज़रूर होते हैं। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज तो ज़रूर ही करते होंगे, आई होप। तो सॉरी, तो क्रिटिसिज्म की बात करेंगे और क्रिटिसिज्म के साथ इस वीडियो को हम मतलब इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे। सो ये हमारा जो इस टॉपिक का मुद्दा होने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी की। थ्योरी की शुरुआत होती है, एक सुपर कॉन्टिनेंट था। मतलब जो आज हम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं वो 7 कॉन्टिनेंट अलग अलग 7 ना होकर एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको हम बोलते हैं पैंजिया। और एक सुपर ओशन था जिसको हम बोलते हैं पैंथलासा। सिंगल सुपर ओशन पैंथलासा एंड सिंगल कॉन्टिनेंट जिसको हम बोलते हैं पैंजिया। तो क्या हुआ, कार्बोनिफेरस पीरियड में कुछ ट्रिगर मैकेनिज्म थे, कुछ आउटर या एक्सटर्नल फोर्सेस थे, जिसमें बियॉन्सी फोर्स और मल्टीपल ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइडल फोर्स। तो ये सब ने ना इस पैंजिया को कई भागों में तोड़ दिया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिनको हम 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ये डेवलप हो गए। तो ये एक ओवरऑल थ्योरी का ब्रीफ है, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिर हम जान लेते हैं अजम्पशन के बारे में। लेकिन आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार क्या अल्फ्रेड वेगनर बस एक दिन सो के उठा और उसने थ्योरी दे दी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको वेगनर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जर्मन के ना एक पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट क्या होता है? पैलियो मतलब होता है प्राचीन, जो पुरानी क्लाइमेट्स का अध्ययन करते हैं उनको पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहता है। इसके साथ साथ ये जियोलॉजिस्ट भी थे। इसके साथ साथ इनके पास मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब एक बार ये ट्रैवल कर रहे थे तो इनको एक ऐसे जीव के जीवाश्म में एक ऐसे जीव के फॉसिल्स मिले जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग ही नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर बताऊं कि जो पेंगुइन है वो कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती हैं, आप सबको पता है। तो अंटार्कटिका में पेंगुइन, अगर मैं बोलूँ कि जो अंटार्कटिका में रहने वाली पेंगुइन्स हैं उनके फॉसिल्स हमें पेनिनसुलर प्लेटू में पाए गए, तो आप कहोगे सर क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन जब ये सवाल अल्फ्रेड वेगनर के सामने आया तो उन्होंने मन में सोचा कि यार या तो ये क्लाइमेट जोन शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि जो पेंगुइन है वो तो यार ठंडे क्षेत्रों आइस एज वाले इलाके में रही होगी, या फिर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो ही शिफ्ट कर गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह उन्होंने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जन्म दिया। तो आइए बात करते हैं अजम्पशंस के बारे में। इन्होंने मल्टीपल अजम्पशन लिए थे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बता देता हूं। जैसा इन्होंने पहला अजम्पशन लिया कि जो सियाल है वो फ्लोट करती है सीमा पर विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अब सियाल और सीमा क्या होता है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे, मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। जो सियाल होती है वो हमारी अर्थ की अपर पार्ट होती है, मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और जो फ्लोट कर रही है मतलब तैर रही है सीमा पर सिलिका और मैग्नीशियम वाली लेयर पर जो उसके नीचे होती है, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, मतलब बिना किसी घर्षण के बस एकदम स्मूथली फिसल रही है। जैसे हम स्लाइड करते हैं, वाटर पार्क गए होंगे, अपनी स्लाइड्स यूज़ की होंगी, वैसा ही मूव करती है। और इन्होंने अजम्पशन लिया, पहला तो अजम्पशन जो इनका हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख भी देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। तो पहला अजम्पशन था सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा, इतना सारा क्लियर है। उसके बाद इन्होंने दूसरा अजम्पशन लिया फोर्स। यार
कि क्या कारण थे, क्या वो ताकतें थीं, क्या वो एक्सटर्नल एजेंट्स थे जिन्होंने इस पैंजिया को ब्रोक किया। तो इन्होंने मल्टीपल फोर्स लिए। पहला इन्होंने लिया टाइडल फोर्स, दूसरा इन्होंने लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा इन्होंने लिया बियोंसी फोर्स ऑफ बियोंसी। अब ये क्या होता है, आप खुद को इमेजिन करो कि आप एक बॉल को बाल्टी में डुबो रहे हो, तो क्या होगा जब आप बाल्टी में बॉल को डुबोगे तो जो पानी खुद से उस बॉल को बाहर फेंक देगा। तो जो पानी द्वारा लगाया गया ये बल है, इसी को हम बियोंसी फोर्स कहते हैं। ये थे कुछ मल्टीपल अजम्पशन। और एक अजम्पशन है कि ये कब शुरू हुआ यार, ये शुरू कब हुआ, सारा मतलब एकदम से तो टूट के अलग नहीं हो गया, धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है कार्बोनिफेरस पीरियड में। ये शुरू हुआ है कार्बोनिफेरस पीरियड में। ठीक है जी, इतना सब क्लियर है आपका। उसके बाद बात करते हैं यार एविडेंसेस की। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है ये कार्बोनिफेरस पीरियड में शुरू हुआ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पहले दो भागों में विभाजित होगा, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड, या इसको अंगारा लैंड बोलते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो 7 कॉन्टिनेंट हम आज टुडे देखते हैं वैसे बन गया। इंडिया की जो हमारी पेनिनसुलर प्लेट है वो भी यहाँ का पार्ट थी, ये आप देख सकते होगे। ये भी फिर जाके यूरेशिया से टकराएगी, और फिर जो हमारा हिमालय है वो जाके बनेगा। कैसे बना ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक से डिटेल्स दिए हुए हैं, जो मैंने आपको भी बताया वही सारा है कि जो शुरुआत में हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, वो धीरे धीरे ब्रेक हुआ है। किसमें? पैंजिया पहले डिवाइड होगा अंगारा लैंड यानी गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया में, और जो हमारा सुपर जो सी था जिसको हम बोलते थे पैंथालासा, वो भी डिवाइड हो जाएगा, और बीच में एक छोटा सा सी बन जाएगा जिसको हम जियोसिंक्लाइनल सी भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेथिस सी, जिसके एविडेंस आज हमें हिमालयाज में मिलते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। ये वही सारी डिटेल्स हैं कि ये शुरू हुआ है। स्टेजेस के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे आप समझो। ये शुरू हुआ है, जो पहला स्टेज है वो बात करता है कि पैंजिया था वो टूटना शुरू हुआ है, यानी कार्बोनिफेरस पीरियड में। ये हमारा पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज में हमारा लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड बनता है। तीसरे स्टेज में फर्दर मूवमेंट होती है। चौथे स्टेज में हमारा क्या होगा? ओरोजेनेटिक होता है। क्या लिख रहा हूं यार मैं, ओरोजेनी होगी। व्हाट इज ओरोजेनी? ओरोजेनी मतलब माउंटेन बिल्डिंग। जैसे ये हमारी इंडियन जो प्लेट है वो आगे जाके जब यूरेशिया से टकराएगी तो यहाँ पर हिमालयाज को फॉर्म करेगी। सो ये होता है ओरोजेनी। आई होप यहाँ तक आपका सबका सब क्लियर है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं अभी आ रही हैं तो आप थोड़ी देर और रुकिए, आपको हर चीज़ आगे और अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी थ्रू डायग्राम्स। लेट्स मूव फर्दर। ये वही सारे स्टेजेस की बात है। उसके बाद बात जो मैंने फोर्सेस की बात की, क्या क्या फोर्स हुए थे। बियोंसी फोर्स हमने डिस्कस कर लिया है, जो बाल्टी में आप गेंद को दबा रहे हैं, जो गेंद बाहर आ रही है उसी को हम बोलते हैं बियोंसी फोर्स। टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है, जो सन और मून है या अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो धरती को अपनी तरफ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो अर्थ का सेंटर है, मतलब दिस इमेजिन कि ये हमारी अर्थ है, तो इसके सेंटर से जो बाहर की ओर लगने वाला फोर्स है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो सेंटर से बाहर की ओर लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। ये हो गए सारे फोर्सेस। अब बात करते हैं एविडेंस की। जिन एविडेंस के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि बिना सबूत के कैसे ही कोई चीज़ कही जा सकती है, तो सबूत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबूत, जिसको बोलते हैं जिक्सॉ फिट। आप लोगों ने जिक्सॉ पजल ज़रूर खेला होगा। मैं आपको आपके बचपन की याद अभी दिला देता हूँ। एक पजल होते थे बहुत सारे, जिसमें बोर्ड होते थे, हमें उसको फिट करके रखना पड़ता था, मतलब समवॉट लाइक दिस यार, कुछ ऐसे होते थे यार, ठीक है। तो ये इसमें ना फिट हो जाता था, जिसको बोलते हैं जिक्सॉ फिट। तो आप उसी हिसाब से देखो, जो हमारा जो साउथ अमेरिका है और जो हमारा अफ्रीका है वो एक दूसरे में एकदम फिट हो जा रहे हैं। ऐसे चीज़ें भी और क्लियर होंगी आपकी। ये डायग्राम में देखो, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, और थोड़ा मोटा कर लूँ क्या? सो ये हमारा साउथ अमेरिका है, दिख रहा है सही से सबको?
और ये है हमारा अफ्रीका। तो देख रहे हो कैसे ये दोनों एक दूसरे में ऐसे फिट हुए जा रहे हैं। आई होप सबको सब कुछ क्लियर है, चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं। तो ये फिट हो जा रहा है, इसको बोलते हैं जिक्सॉ फिट। अल्फ्रेड वेगनर ने ये चीज़ नोटिस की, यार सही बात है यार, ये तो साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है वो एक दूसरे में एकदम फिट हो जा रहे हैं, और जो हमारे स्कैंडिनेवियन पर्वत है और जो हमारे नॉर्थ अमेरिका का अपर पार्ट है वो भी एक दूसरे में फिक्स हुआ जा रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मान लो दिस इज़ अवर नॉर्थ अमेरिका, और जो हमारे स्कैंडिनेवियन पर्वत है वो भी कुछ ऐसे हैं, तो वो यहाँ पे फिट हो जा रहे हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं जिक्सॉ फिट। आगे एविडेंसेस पे बात आऊँ तो बात आती है कि फॉसिल्स, कोल्स की। आपको पता है कि जो कोल होता है कैसे बनता है? जब बहुत सारा एवरग्रीन वेजिटेशन बहुत सालों तक धरती के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहता है, उसके बाद वो मिलियन ईयर्स बाद भाई बनता है कोल। तो अगर हम इस थ्योरी से चलें तो जो आज का मेजर कोल है वो कहाँ पाया जाना चाहिए था? वो आज इक्वेटर के, क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो इक्वेटर के पास ही पाए जाते हैं ना। तो दुनिया का सारा कोल कहाँ पाया जाना चाहिए था? दुनिया का सारा कोल फिर इसी रीजन में पाया जाना चाहिए था भाई, अगर इस थ्योरी से बात करें। लेकिन जो दुनिया का सारा कोल रीजन है, जितना दुनिया का अच्छा कोल पाया जाता है, वो ये सारे रीजन है। ये जो पर्पल में शेडेड है ना, ये दुनिया के मेजर कोल रीजन है। पार्डन द इंडिया। लेट्स मूव फर्दर टू द जियोलॉजिकल एविडेंसेस। जियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे रॉक होते हैं वो मल्टीपल मिनरल से, मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक मिनरल से जो मिलकर बनते हैं उसको रॉक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब 2 कॉन्टिनेंट दूर दूर हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का अपलेशियन माउंटेन है, यहाँ के जो पत्थर हैं वो मैच खाते हैं कहाँ से? अफ्रीका की ये जो रेंज है और साथ में स्कैंडिनेवियन ये जो रेंज है, ये सारे में मतलब जो जियोलॉजी, यहाँ के जो पत्थर हैं वो सेम कंपोनेंट, सेम मिनरल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो हमने कौन कौन से एविडेंसेस पढ़े? पहला पढ़ा जिक्सॉ फिट, दूसरा पढ़ा कोल के बारे में, जो कोल है वो इक्वेटोरियल रीजन में ना पाकर हमारे दूर टेम्परेट रीजन में पाया जा रहा है। तीसरा हमने पढ़ लिया जियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। और अब देखते हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें हम कुछ जीवों के बारे में जानेंगे। जैसे एक ये फर्न होता है ग्लॉसोप्टेरिस, जो क्या है भाई, ये फ्रेश वाटर का है भाई, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है फर्न। सेम विद दिस मीजोसॉरस जो होते हैं ये फ्रेश वाटर के रेप्टाइल्स हैं। लेकिन ये कहाँ मिल रहे हैं? देखो, ये मिल रहे हैं इन रीजन में, अफ्रीका में। इनको कहाँ पाया जाना चाहिए था? इनको मिलना चाहिए था अंटार्कटिका में। इनके जो एविडेंसेस हैं वो अंटार्कटिका में तो मिले ही हैं, साथ साथ जो साउथ अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका का नीचे पार्ट है, पेरू चिली कोस्ट पे मिले। इनके और जो पार्ट्स हैं वो हमें मिले हैं साउथ अफ्रीका में। So ये मल्टीपल एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, सो यू गाइज कैन गो थ्रू इट। लेट्स मूव फर्दर कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है यार। आप सोचो, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये थ्योरी दी है कि यार जो चीज़ें हैं वो, जो कॉन्टिनेंट्स हैं बड़े बड़े, वो मूव करते हैं। कोई भला बात मानेगा उनकी? तो लोगों ने बात कुछ हद तक तो मानी, लेकिन यार कुछ कुछ कमियां भी निकालने लग गए। जैसे जो आगे जाके उनकी कमियां मतलब प्रूव भी हो गई कि हाँ ये कमी तो यार थी ही। पहला कमी थी कि यार फोर्स जो है ना वो बहुत कमज़ोर है। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े धरती में इतने बड़े जो हमारे लिथोस्फेरिक स्लैब्स होती हैं, जिनको हम प्लेट्स बोलते हैं, उनको मूव कराने के लिए बस टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई चंद्रमा के आकर्षण से पानी उठता है नॉर्मली, तो उससे क्या कॉन्टिनेंट मूव हो जाएंगे? नहीं। तो ये जो फोर्स था ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, बियॉन्सी फोर्स, कोई काम ही नहीं है यार उसका तो सही मायने में। तो क्या इतने छोटे, इतने कमज़ोर फोर्स से कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं? तो आंसर था नहीं। तो ये है कि जो नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ पैंजियन कंडीशन प्रायर टू, ये भी है। इसमें हम एक ये भी लिख लेते हैं कि इनएडुकेट एविडेंसेस एंड फोर्स। और जो इन्होंने जो एविडेंसेस दिए जिक्सॉ फिट, कोल के बारे में, ये इतने भी बहुत प्रूव नहीं थे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या पता भाई वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी रही हूँ कि जो जियोलॉजी है चीज़ें मूव कर गई। मतलब ये चीज़ सही भी है, बट और उन्होंने एविडेंसेस नहीं दिए। और जो जिक्सॉ फिट भी है वो एकदम एक्यूरेट फिट यार नहीं है। अगर आप सही से मैप देखोगे तो वो एक्यूरेट फिट नहीं है। और इनके क्या क्या क्रिटिसिज्म थे आइए देखते हैं। इन्होंने पहले बोला कि यार जो सियाल होती है, मैंने आपको बताया था कि वो फ्लोट करती है सीमा पे विदाउट एनी रेजिस्टेंस। लेकिन ये जब थ्योरी में आगे बात इनसे किसी ने पूछा कि यार पहाड़ फिर कैसे बनते हैं, आप मुझे ये बताओ, तो इन्होंने ऐसे सोचा और बोला कि यार जो सियाल है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
ये जो सियाल है हमारी प्लेट, ये जब सीमा पे रगड़ती है ऐसे, अब ये रगड़ने की बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस हो रहा है कुछ, तो इस वजह से ना बनते हैं हमारे माउंटेन। तो हो गया क्या, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि पहले तो आप बोल रहे हो कि यार सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस, अब आप बोल रहे हो कि यार रेजिस्टेंस से हमारे बन रहे हैं माउंटेन। और क्या क्या लैक ऑफ एविडेंस थे कि खुद कॉन्ट्रेरी, इसमें आप वही एग्जांपल डाल सकते हो कि सियाल एंड सीमा वाली जो बात मैंने अभी आपको बोली। और इनसे किसी ने पूछा आप मुझे ये बताओ कि कार्बोनीफेरस पीरियड में ये सारा चीज़ें शुरू क्यों हुआ, तो ये फिर ऐसा सोचने लग गया कि यार कार्बोनीफेरस पीरियड में क्यों हुआ, क्योंकि इनके पास कोई आंसर नहीं था। इन्होंने बस अजम्पशन लेके, मैंने बोला ना कि कार्बोनीफेरस पीरियड में शुरू हुआ, ये इनका एक अजम्पशन था, इनकी एक बस थिंकिंग थी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें हमारे कंप्यूटर्स के माध्यम से चीज़ों का जब अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि यार ये सब कार्बोनीफेरस पीरियड से नहीं बल्कि मेयोसिक पीरियड से शुरू हुआ था। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। इसका कंक्लूजन में अगर मैं आपको लिखने की बात है, इसका वैसे हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी आप जान लो ये जो थ्योरी थी, इतने क्रिटिसिज्म होते हुए भी ये जो थ्योरी है, इसका बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट में जो आगे आने वाली थ्योरीज थी। फॉर एग्जांपल इसके बाद जो हमारी हैरी हेस की थ्योरी आई, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी आई जो आर्थर होम्स की, और लास्ट में जो हमारी ग्रैंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे आज बहुत ही डिटेल में, तो उसने इस डेवलपमेंट के लिए ना एक सीढ़ी तैयार कर दी कि यार आप उस दिशा में आप सोचना शुरू करो। तो इसलिए ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आइए मूव करते हैं अपने अगले सेक्शन में, जिसमें हम कुछ फर्दर टर्म्स को डीकोड करेंगे। तो ये कुछ टर्म है जिनको मैं डीकोड करने वाला हूँ। सबसे पहला है जियोसिंक्लाइन, उसके बाद है कन्वेक्टिव करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो वन बाय वन हम आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जियोसिंक्लाइन की, तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ क्या होती है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो अपना ध्यान यहाँ पे लगाएं, मैं चीज़ों को ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। मैं 2-3 डायग्राम बनाऊंगा फटाफट से। तो यार ये है लैंड मास, क्या है ये, 2 बहुत बड़े लैंड मास है, बहुत ज़्यादा बड़े। थोड़ा डायग्राम 3D में बना देता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। ये 2 डायग्राम मैं बना रहा हूँ। आप लोग भी साथ में ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ड्रॉ करो। अगर खुद से ड्रॉ नहीं करोगे तो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आएंगी। तो क्या है, ये 2 बड़े लैंड मास हैं। अब क्या होगा, जो हमारे नदियाँ होती हैं वो नदियाँ ऐसे बहकर आएंगी और इस जगह को करेंगी इरोड। नदियाँ क्या काम करती हैं, एज अ एजेंट ऑफ इरोजन। यहाँ दोनों तरफ से मान लो नदियाँ आ रही हैं, ठीक है। ये इरोड करके इसको हल्का हल्का सा कुरेदेंगी और बीच में यहाँ पे करेंगी सेडिमेंटेशन। अब ये सारा सेडिमेंट धीरे धीरे इसमें इकट्ठा हो रहा है। अब सेडिमेंट के इकट्ठा होने से क्या होगा, अगर आपके सर पे बोझ ज़्यादा बढ़ जाए तो आप नीचे झुक जाते हो ना, वैसे ही जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इरोजन होगा, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होगा, तो ये धीरे धीरे चीज़ें नीचे की ओर धंसेगा। तो जब ये नीचे की ओर धंसेगा तो क्या होगा, ये जो 2 लैंड मास हैं, ये एक दूसरे की तरफ ऐसे खिंच जाएंगे। जैसे कि ये बीच में ये 2 लैंड मास है, हमारी जो नदियाँ हैं वो बहकर इसमें अंदर डिपॉजिट करेंगी। जब नीचे का भार बढ़ेगा तो ये भी धीरे धीरे ऐसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये जो सेडिमेंट्स हैं ये भी एकदम स्क्वीज हो जाएंगे ऐसे। मतलब आप 2 तरफ से जोर लगा रहे हो, बीच में कुछ है। तो आप अगर आप गांव से हो तो आप इस बात से ज़रूर रिलेट करोगे कि जब हम दाल चावल कभी कभी ऐसे मिक्स करके खाते हैं ना, तो जब हम चारों तरफ से उसको जोर लगाते हैं तो ये उंगलियों के बीच से थोड़ा सा निकल आता है। तो सेम वही चीज़ अब इसमें होगी। दाल चावल का एग्जांपल से चीज़ें, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं यार ना, अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा प्लेट्स हैं वो ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, करीब आ रही हैं और करीब आ रही हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारा सेडिमेंट्स है ये स्क्वीज़ करेगा और यहाँ पे फॉर्म कर देगा बहुत बड़े बड़े माउंटेन, जिसमें इसी सी के सेडिमेंट्स पाए जाएंगे। सो ये होती हैं जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या होती हैं, दे आर द वाटर बॉडीज़। यहाँ पे पानी भरा है साथ साथ, क्योंकि नदी है, इरोड करके चीज़ों को ला रही है, साथ में जल भी अपना डाल रही है। तो दीज आर क्या होती हैं जियोसिंक्लाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा लिखा हुआ है।
सो जियोसिंक्लाइन आर नैरो शैलो वाटर बॉडीज जिसमें ड्यू टू डिपोजिशन 3 प्रोसेस होती हैं, जिसको बात की थी कोबर साहब ने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो एक साइंटिस्ट थे कोबर, ये भी जोग्राफर थे। इन्होंने अपनी किताब डर बाउ डर अर्डे डर बाउ डर अर्डे में जियोसिंक्लाइन टर्म को मेंशन किया, और इन्होंने माउंटेन बिल्डिंग के 3 टर्म दिए थे, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, लिथोजेनेसिस। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारा डिपोजिशन ज़्यादा होता है, तो दूसरा हमारा प्रोसेस होता है डिपोजिशन वाला, और डिपोजिशन की वजह से ही होता है हमारा ओरोजेनेसिस। राइटिंग यार समझ नहीं आ रही क्या, चलो फिर से लिख देता हूँ एक बार। तो ऐसा समझ लो, पहली प्रोसेस है जो हमारी लिथोजेनेसिस, दूसरी प्रोसेस है ओरोजेनेसिस, और जो तीसरी प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस क्या होती है? लिथोजेनेसिस क्या है? वही जब लैंड फॉर्म बन गए तो नदियाँ इरोड करके चीज़ों को इरोड कर रही हैं हल्का हल्का, मतलब उस बड़े लैंड मास को, जिसको हम लोग जिस जो बीच में बना उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मीडियन मास। जो ये डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन मास, और ये है ना, इनको हम बोलते हैं फोरलैंड। तो जब फोरलैंड का इरोजन हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं लिथोजेनेसिस। जब वो डिपॉजिट हो रहा है और स्क्वीज हो रहा है, माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, इसको बोलते हैं ओरोजेनेसिस। और तीसरा, जब वो माउंटेन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन, मतलब उस पर भी जब इरोजिव एजेंट काम करेंगे, रिवर्स हो गई, बादल हो गए, पानी हो गया या हवा हो गई, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस। हमारा जो हिमालय है, जो मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एक टेथिस सी की बात की थी, तो जब हमारा लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड अलग हुआ, ये पैंजिया अगर आप इसको मान लो, अगर आप इसको पैंजिया मान लो, तो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अलग हुआ तो बीच में आप देख रहे हो ना शैलो वैली बन गई। लेट मी ड्रॉ अगेन समथिंग। गाइस ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा था पैंजिया। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, ये 20 से 2 टुकड़े हो गए। क्या बन गया? ऊपर वाला बन गया लॉरेंशिया, नीचे वाला बन गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये जो बीच में आपको एक नैरो शैलो वाटर बॉडी दिख रही है ना, क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट था, तो बीच में जो नैरो शैलो वाटर बॉडी दिख रही, इसी को हम बोलते हैं टेथिस सी। टेथिस सी। अब ये टेथिस सी, जब ये 2 लैंडमास आपस में और ज़्यादा स्क्वीज होंगे, तब यही जाके फर्दर बनता है हमारा, जिसको हम लोग जानते हैं हिमालय के नाम से। तो अगर आपसे कभी यूजीसी नेट में एग्जाम में एक स्टेटमेंट आ जाए कि क्या हिमालयाज में जो मरीन फॉसिल्स हैं, मरीन जो जीव जंतु हैं, उनके जीवाश्म मिलेंगे, तो उसका आंसर हमेशा होगा हाँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी वालों में पूछा जा चुका है यूपीएससी एग्जाम में। सो लेट्स मूव फर्दर। आई होप आपका जियोसिंक्लाइन क्लियर है, आई होप आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है अल्फ्रेड वेगनर की वो क्लियर है, जियोसिंक्लाइन क्लियर है। लेट्स मूव फर्दर टू कन्वेक्टिव करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, तो कन्वेक्टिव करंट थ्योरी की कुछ बेसिक डिटेल्स है, मतलब आर्थर होम ने दी थी, क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेना। सेम विथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब जो कन्वेक्टिव करंट थ्योरी है उसी ने आगे जाके सी फ्लोर स्प्रेडिंग को जन्म दिया है। तो अगेन आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको डायग्राम्स और मैप से थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा। तो अगेन मुझे यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मैप को ड्रॉ करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैप को ड्रॉ करें तुरंत, मैप को नहीं इस डायग्राम को ड्रॉ करें मेरे साथ ही। अब क्या होता है, ये हमारी है मेंटल, आपको क्रस्ट मेंटल कोर ये 3 डिवीजन तो पता ही होंगे अर्थ के। सो दिस इज मेंटल। अब ये क्या होता है, इसमें होता है मैग्मा, इसमें होता है मैग्मा। ये जो अपर मेंटल है ये सेमी लिक्विड पार्ट होता है, और ये हमारा ऊपर एक जोन होता है जिसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। 150 से 200 लगभग 150 किलोमीटर तक होता है, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर।
स्फेयर। अब इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आती है हमारी क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट ये क्या पता भाई लैंड मास क्रस्ट हो, मतलब लैंड वाली क्रस्ट हो, यानी जिसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, क्या पता यहाँ पे हो हमारी ओशनिक क्रस्ट। अब क्या होगा, ये जो मेंटल है जहाँ पे मैग्मा पिघला हुआ है, अब मैग्मा कोई चीज़, कोई पहले से ही बहुत गुस्सा है, उसको आप और दबा रहे हो तो उसको क्या होगा, उसका गुस्सा बढ़ेगा। सो ड्यू टू दिस हाई प्रेशर, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है उसकी जो कन्वेक्शन, मतलब उसका जो रेट है, इंटेंसिटी है, वो बढ़ जाएगा। उसके बढ़ने से क्या होगा, ये जो मैग्मा है ये ऐड करेंगे एज अ कन्वेक्टिव करंट, तो ये ऊपर उठेंगी, जो मैग्मा है ये ऊपर उठेगा। और इस ऐसे मतलब एज अ कन्वेक्शन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बारिश हो रही है ड्यू टू कन्वेक्शन, बारिश में क्या होता है, जो हवा होती है वो ऊपर जाती है मॉइस्चर को लेके। सेम अब इसमें मेंटल में क्या हो रहा है कि ये जो लावा को लेके ऊपर आ रही है कन्वेक्शन। तो अब क्या होगा, जैसे अब ये चीज़ यहाँ आई तो इन्होंने प्लेट को डाइवर्ज कर दिया। ये हमारी कौन सी प्लेट है, इसको मान लेते हैं ये हमारी है कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसको हम मान लेते हैं हमारी ओशनिक प्लेट। अब ये जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ओशनिक प्लेट है, ये क्या होगी, इस मैग्मा की वजह से, ये जब मैग्मा ऊपर आएगा तो ये ऊपर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। ये जो गर्म मैग्मा है ये धरती को फाड़ के ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो जब कोशिश करेगा तो ये लेयर को ब्रेक कर देगा और खुद ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आएगा तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे थोड़े वॉल्केनोज या रिजेस को फॉर्म करेगा, ठीक है। दिस इज अवर वॉल्केनो। सो ये होती है कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। अगर इसी के वजह से ये जो सी फ्लोर है हमारा, ये सी फ्लोर है ना, ये सी फ्लोर हो गया, यहाँ से मान लो आप, तो ये अगर सी फ्लोर है, ये भी अगर मूव कर रहा है, ये दो प्लेटें अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही हैं, तो हम उसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अगेन फिर से एक बार समझते हैं इसको। ये आपका क्लियर है, ये है हमारी कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। जो मैग्मा है वो कन्वेक्शन के माध्यम से ऊपर आ रहा है और जो दो प्लेटें हैं उनको अलग कर रहा है। लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आपको कन्वेक्टिव करंट क्लियर है, आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्लियर है। अगर आपने अभी तक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ रखी हैं तो जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आने वाली है। जस्ट गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो अब जान लेते हैं थोड़ा सा सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। ये डायग्राम दे रखा है मैंने, देखो आपको मैं बताता हूँ। ये मान लो हमारी प्लेट है, एक प्लेट हो गई, ये हमारी दूसरी प्लेट है, ये एक और प्लेट है ऐसे ही, और ये है हमारी तीसरी प्लेट। अब ये जो हम जिस मैग्मा की बात कर रहे थे, ये जो मैग्मा है जो कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर आ रहा है, क्या देखो ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आके यहाँ पे ये क्या हो गया, ये डाइवर्ज हो गया है। जब डाइवर्ज हो जाएगा तो यहाँ पे रिजेस फॉर्म हो जाएंगे। रिजेस मतलब आपने मिड ओशनिक रिज के बारे में ज़रूर सुना होगा। मिड ओशनिक रिज क्या होता है, ये अंडर सी वॉल्केनिक माउंटेन चेन्स होते हैं जो बहुत बाहर तक तो नहीं आ पाते क्योंकि ये मूव भी कर रहा है दो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, तो ये हल्की सी यहाँ पे ऐसे रिज फॉर्म हो जाती है। ये ओशन के अंदर की बात चल रही है। और कभी कभी ये बीच से प्लेट को दो भागों में तोड़ भी रही है, तो जहाँ से ये तोड़ेगी उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। और जहाँ पे दो टकराएंगी, जब टकराएंगी तो क्या होगा, जहाँ पे भी टकरार होगी तो वहाँ पे एक ट्रेंच फॉर्म हो जाएगी। मतलब एक ये इसको ट्रेंच बोलो या डीप आप बोल सकते हो। आपने जावा ट्रेंच इन सब के बारे में ज़रूर सुना होगा, मारियाना ट्रेंच, जावा ट्रेंच, तो ये वही ट्रेंचेस होती हैं। क्या है, प्लेट्स कैसे मूव कर रही हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही है ना, बढ़िया। तो अब बात सॉरी गाइस, अब हम बात करते हैं अब हम शुरू करते हैं अपना जो मेन हमारा आज का मुद्दा है, प्लेट टेक्टोनिक। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो या प्लेट क्या होती है यार, सबसे पहले समझ लेते हैं प्लेट क्या होती है। देखो यार, प्लेट जो बेसिक जानकारी है कि ये टर्म टूजो ने दिया था और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको आप पढ़ भी सकते हो, इसको बताने वाला सा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप एक बार समझ लो कि अर्थ में 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो क्रस्ट में हमारा हमें मतलब है किससे, लिथोस्फीयर से, क्योंकि जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक स्लैब। स्लैब मतलब आपने मार्बल का स्लैब देखा होगा जो हमारे किचन्स में ऊपर लगता है ना, ग्रेनाइट का स्लैब बोलते हैं यार, एक ग्रेनाइट का स्लैब ले आओ, टाइल्स, तो वैसा ही लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जी हाँ, जो क्रस्ट होती है हमारी, क्रस्ट का पार्ट यानी पूरी क्रस्ट,
और मेंटल का थोड़ा सा ऊपर का पार्ट वो सारा आता है हमारे लिथोस्फेयर में, यानी लिथोस्फेयर। 3 पार्ट होते हैं ना, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सब जो होता है। लिथोस्फेयर जो अपर पार्ट होता है उससे हम मेन कंसर्न है, क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं वो लिथोस्फेरिक प्लेट ही होती हैं। तो क्रस्ट का और अपर मेंटल का पार्ट जो होता है उससे बनती हैं हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स। ये कई टाइप्स के होती हैं, इनको देखो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डाइवर्जिंग प्लेट, वो तो बाउंड्रीज हो गई। प्लेट जैसे हो गई मेजर प्लेट, मतलब बहुत बड़ी प्लेट, माइनर प्लेट थोड़ी सी छोटी प्लेट, और होती है माइक्रो प्लेट जो काफ़ी छोटी होती है। इन प्लेट्स के बारे में डिटेल्स फर्दर आगे दी हुई है। ये बाउंड्री है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलो अच्छा, साथ में बात करते चलते हैं। तो प्लेट्स आपने समझ लिया। अब प्लेट समझने के बाद, प्लेट का डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगा। प्लेट समझने के बाद आप समझ जाओ कि ये जो बाउंड्रीज होती हैं, मतलब प्लेट जो होंगी, 2 प्लेट्स हैं तो इनके बीच की बाउंड्री होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये घर है, ये भाई तुम्हारा घर है जैसे, और ये बगल में कोई दूसरा घर है, तो कोई तो बाउंड्री होगी ना बीच में। तो हम बात करेंगे ये मान लो आपका घर प्लेट नंबर 1 है, और जो पड़ोसी है आपका भाई, आपका घर वाला या जो भी, तो उसका है प्लेट नंबर 2। तो बीच में जो बाउंड्री है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कैसी बाउंड्री है, कैसे कैसे ये अलग अलग रूप दिखाएंगी, इसके बारे में इस सेशन में, इस स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3 तरह की प्लेट बाउंड्री होती हैं। पहली प्लेट बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बाउंड्री या डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसको हम कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, क्यों होता है, ये बात बताता हूँ आपको। डाइवर्जेंस पहले मतलब समझ लो कि 2 चीज़ें हैं, ये अलग हो रही हैं, मतलब डाइवर्ज हो रही हैं एक दूसरे से, बिछड़ रहे हैं। 2 प्लेट जो हैं बिछड़ रही हैं। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। सो दिस लाइक दिस, प्लेट 1, प्लेट 2। ठीक है, ये 2 प्लेट है, दिख रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब ये 2 जो प्लेट है ये एक दूसरे से ना ऐसे दूर भाग रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। तो क्या हुआ, अब ये हो गई डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। अब इनको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मैग्मा नीचे से आएगा ना वो बाहर पेनिट्रेट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है भाई। यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा वॉल्केनो या मिड ओशनिक रिज, तो इस वजह से इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो डाइवर्ज होके कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही है, यानी यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री की। कन्वर्जेंट इसका जस्ट अपोजिट, डाइवर्जेंट में चीज़ें अलग हो रही थी, कन्वर्जेंट में वो जाके कोलाइड करेंगी। सो यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ प्लेट नंबर 1, ठीक है, सॉरी क्या बना रहा हूँ यार, इधर बना देता हूँ छोड़ो। सो दिस इज़ आवर प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज़ प्लेट नंबर 2। तो ये 2 प्लेट हैं। अगर ये दोनों प्लेटें आपस में जाके कोलाइड करने वाली हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रही हैं तो ये जाके कोलाइड करेंगे, तो ये फॉर्म करती हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। अब इस प्लेट बाउंड्री को यार डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। सोचो क्यों, क्योंकि ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री था, यहाँ कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ वॉल्केनो बन रहे हैं, कुछ रिजेस बन रही हैं। यहाँ पे यार जो बन रहा है वही सत्यानाश हो रहा है। अगर ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, ये दोनों कोलाइड करेंगी और सेडिमेंटेशन होगा और चीज़ें मतलब वहाँ पे टूट जाती हैं यार। दोनों में अगर टकराव होगा तो चीज़ें टूट जाती हैं। आई होप गाइस आप लोग समझ रहे हैं मैं किस तरह पॉइंट कर रहा था। सो ये हो गई हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को। अब हम समझ लेते हैं ज़रा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है। अच्छा, मैं तीनों का आपको एग्जांपल भी देते चलता हूँ कि इसमें हमने क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ लिया रिज, कन्वर्जेंस में हमने पढ़ लिया, इसमें बनते हैं भाई कन्वर्ज करेंगे तो कभी कभी मतलब जो हमारे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वो भी बन जाते हैं। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की। इसमें मतलब क्या है भाई, ना टकरा रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, इसमें बस स्लाइड करके ऐसे निकल जा रहे हैं, मतलब ऐसे दो प्लेटें हैं ये आपस में ऐसे निकल जाएंगी। समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो अगेन मैं डायग्राम से समझाता हूँ, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सो ये हो गई हमारी मान लो पहली प्लेट और ये हो गई दूसरी प्लेट। अब इसमें क्या होगा, जो पहली प्लेट है ना
वो मान लो इधर मूव कर रही है, जो दूसरी प्लेट है वो इधर मूव कर रही है। तो इसमें कहाँ कोई कन्वर्जेंस हुआ और कहाँ कोई डाइवर्जेंस हुआ, ये बस आपस में टकराएंगी और निकल जाएंगी। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा फीचर है, आपने सैन एंड्रियास जिन लोगों ने मूवी देखी होगी वो समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भूकंप प्रोन जो रीजन होते हैं, ये फॉल्ट लाइन ये बनाते हैं। क्या है फॉल्ट लाइन, आगे हम आपको इमेज दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। सो ये होती है हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब आइए इनके और डिटेल से जान लेते हैं क्या क्या होता है। सो वही बात, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं, कंस्ट्रक्टिव इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्ट या ऐसा कुछ फॉर्म होता है। ठीक है, वॉल्केनो एक्टिविटी यहाँ होती है। हाँ, मैंने आपको अभी बताया था कि वॉल्केनो खुद बनते हैं, रिजेस बनती हैं, तो हो गई वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे, यस। उसके बाद आता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। दो प्लेट जब आपस में कन्वर्ज करेंगी तो एक हल्की सी उसके नीचे चली जाती है, माउंटेन बनते हैं, और मे बी माउंटेन में वो वॉल्केनिक इन ओरिजिन होते हैं। जो ये कहाँ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मल्टीपल टाइप्स की होती है, आगे डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है। इसमें क्या बनती है, ट्रेंचेस बनते हैं, ये ट्रेंचेस है। और जो हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इसमें क्या है भाई, स्लाइड कर रहे हैं, लेटरली स्लाइडिंग। जो मैंने डायग्राम वहाँ पे बनाया था, सेम डायग्राम इज गिवन हियर। इसका कोई मेजर मतलब इसमें कोई वॉल्केनिक ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो रीजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा भूकंप प्रोन होते हैं, मतलब अर्थक्वेक प्रोन रीजन होते हैं, जो जहाँ पे भी वर्ल्ड के हाईएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज वहाँ पे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया सैन एंड्रियास, तो वहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और जो दूसरी माइनर प्लेट है वो स्लाइड कर रही है, मतलब लेटरली, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब बात करते हैं जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कितने टाइप की होती है। सो ये कुछ डायग्राम्स मैंने दे रखे हैं, किस चीज़ के डायग्राम है आपको बताता हूँ। सो ये वही है जो मैं सैन एंड्रियास फॉल्ट की बात कर रहा था। ये क्या है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से, ये रिलेटेड है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्लियर है ना सब कुछ। और ये जो हमारी आती है ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीका, ये शुरू होती है टर्की से और ख़त्म होती है भाई अपने लेक न्यासा तक, यहाँ नीचे तक। ठीक है, लेक मलावी, लेक न्यासा तक कंप्लीट होती है। तो ये जो किस लिए यहाँ पे ना प्लेटें डाइवर्ज हो रही हैं, ये जो हमारी अफ्रीकन प्लेट है और जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं, इसलिए इतनी बड़ी ये जो इतनी बड़ी रिफ्ट वैली है इसका निर्माण हो गया है। और जो हमारा रेड सी है वो भी एक रिफ्ट वैली का ही एग्जाम्पल है। लेट्स मूव फर्दर कि हाँ, जो मैंने आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में बताया था कि जो कन्वर्जेंस हो रहा है ये 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि जो प्लेट्स होती है ना वो कई टाइप की होती हैं यार। एक होती है ओशनिक प्लेट, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, और जो मेजर माइनर मैंने एक दूसरा क्लासिफिकेशन बताया था वो भी होता है। लेकिन अब देखो, एक होता है, अब जब 2 तरह की प्लेट है, एक ओशनिक एक कॉन्टिनेंटल, तो जो कभी जब आपस में टकराएंगी तो उनसे मल्टीपल फीचर्स बनते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यार ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में। लेट्स मूव फर्दर, एग्जाम्पल से समझो आप। इसको जब मैं सोचता हूँ तो मेरे मन में 2 एग्जाम्पल आता है। पहला एक आता है नाज़का प्लेट, अगर आपने कभी सुना हो, नहीं सुना तो आगे आपको मैं मैप में दे दूंगा। तो दिस इज अवर नाज़का प्लेट। ये इसका कन्वर्जेंस किससे हो रहा है, इसका कन्वर्जेंस हो रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट से। ये जब एक जो नाज़का प्लेट है ये टोटली ओशनिक प्लेट है। ये कैसी प्लेट है यार, ओशनिक प्लेट है। और ये हमारी है कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं इससे क्या रिजल्ट होता है। इससे रिजल्ट ये होगा कि यार बड़े बड़े बनते हैं माउंटेन। देखो यहाँ पे ये हमारी एक ओशनिक प्लेट है, दूसरा कलर ले लेता हूँ, सही से पढ़ो भाई। ये है हमारा ओशनिक प्लेट, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब जब दोनों आपस में टकराएंगी, जो ओशनिक प्लेट है वो हल्की सी, मतलब उसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो हमारी यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। तो मान लो यार ये है हमारी ओशनिक प्लेट और ये है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ओशनिक, और ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशनिक प्लेट जो है उसका क्योंकि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए वो इसके नीचे सबसाइड हो जाएगी। ठीक है, अब जब इसका सबडक्शन होगा तो क्या होगा,
सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी, जब भी कभी सबडक्शन होगा तो यहाँ पे एक ट्रेंच का निर्माण हो जाएगा, TRENCH। ट्रेंच वर्सेस डीप, ये एग्जाम्पल यूजीसी एग्जाम में पूछा गया है। और साथ में जब दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज करेंगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बनेंगे क्या, माउंटेन्स। माउंटेन दिख रहे हैं, और लाइट कर देता हूँ, यहाँ पे बनेंगे माउंटेन्स बड़े बड़े। लेकिन जब दो प्लेट कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट हो रहा है। जब भी कभी डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट होगा, या जब भी दो प्लेट कोलाइड करती हैं, डाइवर्जेंस में तो होता ही है, साथ साथ जब वो कोलाइड भी करेंगे तब भी नीचे से जो मैग्मा होगा वो ऊपर आएगा, और दे कैन बी वॉल्केनिक। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस प्लेट की बात आपसे अभी कर रहा था, मैं एक और यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। वेट अ मिनट, क्या बना रहा हूँ यार, साला, सॉरी। सो दिस इज अवर साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है हमारी नाज़का प्लेट। ये कौन सी प्लेट है यार, ये हमारी नाज़का प्लेट है, और ये हमारी है साउथ अमेरिकन प्लेट। अब क्या हुआ, जिस ये नाज़का प्लेट ओशनिक प्लेट है, ये जब टकराएगी तो ये इसके नीचे हल्का सा घुस गई, हल्का सा सबडक्ट हो गई, मतलब ऐसा टकरा कि हल्का सा ऐसे मुड़ गई। तो जब सबडक्शन हुआ तो क्या हुआ, वॉल्केनोज आए, और साथ में माउंटेन बिल्डिंग भी हुई। तो इसी माउंटेन को आज हम किस नाम से जानते हैं, ये जो माउंटेन है इसी को आज हम जानते हैं एंडीज़ के नाम पे। यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन है, और यहाँ पे कई सारे, मतलब मल्टीपल जो वॉल्केनोज हैं, जो बहुत फेमस वॉल्केनोज हैं जो आज भी एक्टिव हैं, जैसे कोटोपैक्सी वॉल्केनो हो गया, चिम्बोरोजो, मिस्टी वॉल्केनो, एकांगुआ माउंटेन वॉल्केनो, ये सारे जो वॉल्केनो हैं, तो ये सारे वॉल्केनो यहीं पाए जाते हैं। सो ये कौन सा ये हो गया, इसको हम बोलते हैं एंडीज़। सॉरी, आई एम राइटिंग विथ रेड, आई होप थिंग्स आर विजिबल। सो लेट्स मूव फर्दर, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो हाँ, अब हम बात करने वाले हैं ओशनिक कन्वर्जेंस के बारे में। तो यार एक बात समझो, जब ओशनिक प्लेट हल्की सी ज़्यादा उसकी डेंसिटी है, और जब दूसरी भी वो ओशनिक प्लेट से टकराएगी तब भी सबडक्शन तो होगा ही, लेकिन क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा गहराई में है तो कोई बहुत बड़ा माउंटेन फॉर्म नहीं होता है। क्योंकि एक अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो काफ़ी थिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट इतनी थिक होती है, लगभग 50 किलोमीटर तक मान लो आप, और जो हमारी ओशनिक प्लेट होगी वो लगभग 5 किलोमीटर थिक होगी। तो ये डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस के चलते क्या होगा, जब सेडिमेंट ही नहीं है तो इफ़ देयर इज़ नो सेडिमेंट तो नो स्क्वीजिंग ऑफ सेडिमेंट, नो जियोसिंक्लाइन, नो टेथिस, तो नो हिमालयाज। सेम, जब कोई सेडिमेंट ही नहीं है तो क्या स्क्वीज होके बनाएंगे माउंटेन चेन्स। तो इसलिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन ना बनकर छोटे छोटे आइलैंड, आज जिनको हम फेस्टून्स भी बोलते हैं, वो बन जाते हैं। आपने जापान आइलैंड आर्क्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, वो किस तरह बने हैं, ओशनिक कन्वर्जन से। ये भी एग्जांपल यूजीसी नेट में, मतलब ऐसे एग्जांपल से भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एग्जांपल दे देंगे एक, जैसे कि उन्होंने आपको एग्जांपल दे दिया कि यार इंडोनेशिया जो आइलैंड आर्क है वो बना है ड्यू टू विच, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, या ओशन कन्वर्जेंस। तो आपको ध्यान से टिक करना होगा। लेट्स मूव फर्दर, एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो मल्टीपल आइलैंड आर्क्स हैं, इंडोनेशियन वाला आइलैंड आर्क या जापान हो गया, तो ये सारे बनते हैं हमारे ओशनिक कन्वर्जन से। लेट्स मूव फर्दर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जन, या ये जो कॉन्टिनेंट कन्वर्जिंग बाउंड्रीज होती हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ड्रामा अलग ही एकदम। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों की डेंसिटी लगभग बराबर, तो आपको ये जो भारी है वो नीचे चली जाएगी। लेकिन जब दोनों लगभग बराबर है तो क्या होगा, ये जो प्लेट है ये बहुत ज़्यादा नीचे ना जाकर, जैसे एग्जांपल समझो कि ये दो प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक दूसरी प्लेट और है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे ना जाकर ना हल्का सा, इसको हम बोलते हैं एबडक्शन, उसको बोलते थे सबडक्शन, इसको बोलते हैं अबडक्शन। अब इसमें क्या होगा, ये जो रीजन है ना, जब दो कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराएंगी तो जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे बनेंगे सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस। दे कैन बी एंड कैन नॉट बी, मतलब मोस्टली दे आर नॉट वॉल्केनिक इन ओरिजिन, क्योंकि
ये जो प्लेट है ये बहुत नीचे से सबडक्ट ही नहीं हुई। जब नीचे सबडक्ट ही नहीं हुई, प्रेशर ही नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो ऊपर जो मैग्मा है उसको ऊपर आने का कोई रास्ता भी नहीं मिला, मतलब मैग्मा को ऊपर आने का रास्ता भी नहीं मिला। तो दे आर मोस्टली नॉट वॉल्केनिक इन ओरिजिन। इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो इसका है हमारा है इंडिया का हिमालय। ये देखो फिर से वही डायग्राम, जो पेनिनसुलर प्लेटू की प्लेट थी जो साथ में पहले जुड़ी हुई थी हमारे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका के नीचे से, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मूव करती है नॉर्थवर्ड्स तो जाके टकराती है यूरेशियन प्लेट से। अब पेनिनसुलर प्लेटू प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जाके टकरा रही है हमारे किससे, यूरेशियन प्लेट से, वो भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या फॉर्म करेंगी, वो फॉर्म करेंगी हिमालयास, जो कि हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। सो ये हिमालय है। ये हमारी हो गई पेनिनसुलर प्लेटू प्लेट PPP, और ये हो गई हमारी यूरेशियन प्लेट। तो ये जब कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होगा तब हमारे बने हैं हिमालयास। ये भी एग्जांपल आपको याद रखना है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री होती है वहाँ बनते हैं रिजेस, जब कन्वर्ज हो रहा है तो वहाँ बन रहे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन। दे कैन बी वॉल्केनिक इन ओरिजिन डिपेंडिंग देयर क्या है उनकी ट्रांसफॉर्म, मतलब क्या है उनकी प्लेट बाउंड्री। लेट्स मूव फर्दर टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन। जो मैंने आपको पहले बताया था कि यार एक होती है मेजर प्लेट बाउंड्री, एक होती है माइनर प्लेट बाउंड्री, एक होती है माइक्रो प्लेट बाउंड्री। बड़ा भाई, छोटा भाई और छोटा भाई, मतलब मंझला भाई और छोटा भाई। तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इनके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब दे विल गिव यू 3 नाम इनके दे देंगे और एक नाम इसमें से उठा के रख देंगे, कहेंगे बताओ इसमें भाई माइनर प्लेट कौन सी है। तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें ऐसा समझाने जैसा कुछ नहीं, मैंने आगे आपको डायग्राम भी दे रखा है, इसमें चीज़ें क्लियर है। मतलब देखो ये जितने भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं ना, जैसे कि ये हमारा यूरोप है तो एक हो गई यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट मान लो। दूसरा अफ्रीका है, अफ्रीकन प्लेट। तीसरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। चौथी है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये बहुत बड़ी सी मेजर प्लेट है। और जो माइनर प्लेट होंगी छोटी, जैसे नास्का प्लेट, ये तो माइक्रो प्लेट है। अरेबियन प्लेट, ये भी हमारी माइनर प्लेट है। तो ऐसा एग्जाम्पल है, आपको बस इसको मेमोराइज कर लेना है किसी भी ट्रिक से, या नॉर्मली अगर आपको मेमोराइज हो। ये कुछ अदर माइक्रो प्लेट्स हैं, इनके भी नाम देख लेना। अब आ जाते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर। अब आप लोग सोच रहे होगे यार इसका जब मेन मुद्दा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था तो इसने इतनी देर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इतनी देर कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सब क्यों पढ़ाया, प्लेट पढ़ाया क्यों? जब तुझे यही पढ़ाना था तो यहीं से शुरू कर देता। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ही चीज़ें धीरे धीरे, सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी कैसी होती है, ऐसे ऐसे होती है? अरे ऐसे नहीं होती है सीढ़ी यार, सीढ़ी होती है, क्या हो रहा है, सीढ़ी ऐसे ऐसे होती है। तो सबसे पहले हमारी आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर हमारी अदर थ्योरी है। लास्ट में जब सबसे ऊपर पहुंचोगे ना, एकदम टॉप फ्लोर पे, ऊंचे पे, तो आती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया? टूजो ने तो यार नाम दिया था प्लेट को, बट ये थ्योरी दी थी मॉर्गन और मैकेंजी ने 1960s में, कभी 1967, ये 1962 आई थिंक 67 है, आप यू गाइस कैन क्रॉस चेक, आई थिंक इट्स 1967, कभी कभी 1962 भी लिखा है, तो आप एक बार अपने सोर्सेस से चेक कर लेना। अब इस थ्योरी में कहता क्या है, जो हमारे मॉर्गन साहब हैं वो कहते हैं कि यार जो प्लेट है ना, वो सियाल और सीमा एक दूसरे पे फ्लोट नहीं कर रहे हैं। जो प्लेट है, उन्होंने पहली बात तो सियाल और सीमा के ये जो ऑप्शन था इसको हटा दिया कि मैं मानता ही नहीं इसको। मैं मानता हूँ सिर्फ 2 चीज़ों में, एक होती है लिथोस्फीयर यानी प्लेट जिससे बनी है, और दूसरी हमारी है एस्थेनोस्फीयर। अब फिर से उसी डायग्राम को हम एक बार देखते हैं। सबसे पहला है हमारा लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में क्या है कि क्रस्ट तो पूरी है ही है भाई, साथ में अपर मेंटल भी है। मतलब एग्जांपल आपको समझाता हूँ, आपने तरबूज खाया होगा गर्मी के मौसम में, तो आप रेड वाला पार्ट कभी कभी ऐसे अगर खा रहे हो ना, तो रेड वाला पार्ट तो खा रहे हो, साथ साथ कभी कभी वाइट वाला पार्ट भी खा जाते हो। तो जो हमारा रेड पार्ट है वो तो हमारा क्रस्ट है, ये जो वाइट पार्ट है थोड़ा सा ऊपर का पार्ट, अपर मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, जो हल्का सा ऊपर का होता है, उसको हम बोलते हैं हमारा अपर मेंटल, जो होता है एस्थेनोस्फीयर में आता है। अब वो आता है लिथोस्फीयर में। अब उसके नीचे का जो पोर्शन है, जो आप ये पोर्शन देख रहे हो, एस्थेनोस्फीयर। अब इसमें क्या होता है, जो मोल्टन लावा होता है वो एक सेमी लिक्विड इन नेचर होता है हमारा जो लावा होता है, तो वो यहाँ पे भरा, ये एक डक्टाइल उसकी तरफ काम करता है। मतलब क्या बताऊँ कि जैसे आप हेयर जेल यूज़ करते हो ना,
तो हेयर जेल आपने लिया, आपने ऐसे ऐसे किया, हाथ को ऐसे रख किया तो एकदम स्मूथ हो जाता है। वैसे ये काम करता है, इसी के ऊपर जो होती है हमारी प्लेट्स मूव कर रही होती हैं। सियाल सीमा वाला कंसेप्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या थी थ्योरी। हाँ, मैंने आपको पहली चीज़ें क्यों पढ़ाई, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि यार ये दो प्रिंसिपल पे काम करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। पहली जो है आर्थर होम की कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, जिसमें कन्वेक्शन से मैग्मा ऊपर आता और प्लेट को स्प्रेड कर रहा था या फाड़ रहा था। दूसरी है हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये इम्प्रूवमेंट है। इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी हमारी अल्फ्रेड वेगनर की, इन्होंने उसको और इम्प्रूव किया। इन्होंने सियाल सीमा को इम्प्रूव कर दिया लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर से। ये भी टॉपिक यहाँ पे दे रखा है, एस्थेनोस्फीयर की बात हो गई। लेट्स मूव फर्दर। ये वही ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। सो ये हमारी थी थ्योरी। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ फीडबैक मुझे देना है कि मैं क्या सुधार करूं, क्या और इंक्लूड करूं, कैसे चीज़ों को आप तक और अच्छे से पहुंचाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों में है, अभी 1 महीने से भी कम का समय बचा है, 1 महीना समय है, लगभग से ज़्यादा ही है। तो 1 महीने में कैसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप चैनल में जो अदर लिंक्स हैं, जो आपके एक क्विक रिवीजन सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ, आप इसको फॉलो करें, आपकी फटाफट से चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से मन में यार एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर हमने देखा जियोसिंक्लाइन क्या होता है, फिर हमने देखा सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, कन्वेक्टिव करंट क्या होता है, उसके बाद हम गए प्लेट क्या होती हैं, प्लेट के टाइप क्या होते हैं, मेजर माइनर तो हमने देखा ही, साथ में हमने देखा प्लेट बाउंड्रीज कितने टाइप की होती हैं, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जन, डाइवर्जेंट बाउंड्री। फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री में भी मल्टीपल उनके 3 थे, मतलब 3 टाइप्स और थे, जिसमें आता है ओशनिक कन्वर्जेंस, जिसमें आता है हमारा कॉन्टिनेंट कन्वर्जन, और एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। सो उसके बाद हम गए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। अगर आप इसको एक साथ पढ़ेंगे कि क्या होगा, अगर आपको मैं एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दूं कि यार ड्यू टू कन्वेक्टिव करंट्स द सी फ्लोर स्प्रेड्स एंड मूव्स टू द अदर डायरेक्शन या मूव हॉरिजॉन्टली, तो इतनी ही थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इन्हीं सारी बातों के साथ, इस समराइजेशन के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हो गए, चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।